Today we are going to talk about JEE 2025. Okay, so most of you must have started your JEE preparation by now. सबने कोई ना कोई कोचिंग शायद ज्वाइन कर ली होगी और अगर नहीं किया तो कर लो. आप हो सकता है कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जहाँ भी है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ शुरू कर दिया होगा. हो सकता है कि एक या दो चैप्टर भी आपके फिनिश हो गए हो. तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक रफ रोड मैप क्या रहना चाहिए 11th प्लस 12th दोनों का. ठीक है, तो हम स्टार्टिंग के अभी की पीरियड की भी बात करेंगे, 11th में लेटर क्या करना है उसकी भी बात करेंगे, और 12th में हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसका भी हम एक रफ गाइडलाइन ले लेंगे. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने या ट्वाइस अ वीक, मतलब महीने में 2 बार मैं इस तरह का एक रोड मैप वगैरह डालते जाऊँ ताकि आप लोग अपडेट होते रहो और आप लोग ऑन ट्रैक आते रहो. ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा. आपको JEE 2025 तक बहुत अच्छी यहाँ पे गाइडेंस मेंटरशिप मिल जाएगी फ्री में, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे पूरी तरह से. और मेरा एक ईमेल मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलता है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको जाके अपना ईमेल डालना है. फ्री में आपको अपने ईमेल पर मेरी पोस्ट आया करेंगी, उसमें आप कुछ पूछ भी सकते हो मुझे. ठीक है, और हमारे कोर्सेज तो अवेलेबल है. इट इज द ओनली पेड प्रोडक्ट विच यू हैव, जिसमें आपकी पूरी JEE की तैयारी हम ही कराएंगे. ठीक है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो. चलिए बात करते हैं 2025 की. सो फर्स्ट हमारा जो रहेगा वो है स्टार्टिंग ऑफ 11th. ओके, 11th हमें स्टार्ट कैसे करनी है जो शायद ऑलरेडी आपके साथ हो गया है. तो देखिए 11th की स्टार्टिंग में 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं. पहली बात, टीचर्स थोड़े से स्लो चलते हैं. ठीक है, दूसरी बात ये कि हमें कई सारी बहुत ही मेटिकुलस चीज़ें, बहुत ही मैकेनिकल चीज़ें पढ़ाई जाती है जो इतनी यूजफुल नहीं होती है JEE के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको वेक्टर्स में या जैसे और IUPAC नोमेनक्लेचर में या मोल कॉन्सेप्ट में या लॉगरिथम्स में, इनमें आपको बहुत अगड़म बगड़म भू चीज़ें पढ़ाई जा रही होंगी जिनमें से कोई भी चीज़ JEE में नहीं आने वाली है. लेकिन उन चीज़ों का पर्पज़ ये रहता है कि यार आप यूज्ड टू हो जाए कि इस तरह की अजीबो गरीब न्यूमेरिकल से, इस तरह के अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट्स को कैसे हैंडल करना है. इस स्टार्टिंग के फेज का कहीं ना कहीं जो एम है वो ये है. अभी आप कह सकते हो कि फर्स्ट के जो 3 मंथ्स है ना, इनका कोई JEE के लिए डायरेक्टली यूज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा यूजफुल है. तो अभी मेरी केवल एक ही एडवाइस सभी स्टूडेंट से रहेगी कि एट द बेयर मिनिमम यू शुड बी क्लियर विथ एवरीथिंग विच इज टॉट इन क्लास. ठीक है, क्लास में जो भी पढ़ाया जाए आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए. और अगर समझ में नहीं आता है आप प्लीज़ अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें. ठीक है, आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे भी कितनी सारे टीचर्स आ गए हैं जो आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताते हैं. वहाँ से गूगल करके भी, यूट्यूब करके भी चीज़ें सीख सकते हैं. या आप जैसे ऑनलाइन कोर्स अकेडमी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है. तो आजकल रिसोर्सेज की तो कमी है ही नहीं, बट मेक श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहे किसी कॉन्सेप्ट को लेकर. आपको जो घर पे होमवर्क मिलता है उसमें एटलीस्ट जो बेसिक एक्सरसाइज है, ठीक है, बेसिक एक्सरसाइज मतलब जैसे हमारी कोचिंग की शीट में 3 एक्सरसाइज होती थी. एक्सरसाइज 1 बेसिक होती थी, एक्सरसाइज 2 थोड़ी एडवांस होती थी, एक्सरसाइज 3 PYQs की रहती थी. तो एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट आपसे सबसे होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे सेकंड या हार्ड वाली एक्सरसाइज हो, अभी वो जरूरी नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे. लेकिन एटलीस्ट क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो और आपकी एक्सरसाइज 1 इतना सब बच्चों से होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं डालेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो मिनिमम आपको बेसिक्स कवर करने हैं एंड मेक श्योर कि आपकी किसी प्रकार की बैकलॉग ना रह जाए. अब बैकलॉग का मतलब ये नहीं होता है कि आपसे, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे किसी शीट के अंदर 100 क्वेश्चन हैं किसी चैप्टर में और आपने उसमें से 80 क्वेश्चन कर लिए तो वो बैकलॉग है. इसका मतलब ये नहीं है 20 क्वेश्चन छूट गए चलता है. बैकलॉग का मतलब ये होता है कि आपको उस चैप्टर की हवा ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि उस चैप्टर में बेसिक क्या पढ़ाया गया था, उस चैप्टर के फॉर्मूले आपको याद नहीं, उस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 के एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो. ये अगर होती है ना सिचुएशन, उसको बैकलॉग कहा जाता है. अगर आपसे हार्ड चीजें नहीं हो रही है, JEE एडवांस के PYQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, वो बैकलॉग में काउंट नहीं होती है, वो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे. क्योंकि देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी JEE प्रेप है ना वो 2 इयर्स की है. अभी आप यहाँ पर हो, ये आपका नॉलेज लेवल है और ये आपका टाइम है. ठीक है, आपको JEE के दिन तक आपका पूरा नॉलेज कंप्लीट करना है. आज के आज आप यहाँ पे नहीं हो गए. ठीक है, आपका धीरे धीरे नॉलेज लेवल बढ़ के JEE एडवांस के लेवल तक होगा. अभी आप स्लो भी चलोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो कोई चैप्टर होगा 11th का वो आधा आपको आज समझ में आएगा, लेकिन वो जब आप 12th में जाओगे तब आपके लिए बहुत यूज्ड टू चीज हो जाएगी. आप जैसे सोचिए, जैसे जब आप 6th-7th क्लास में थे तब आपको इंटीजर्स पहली बार पढ़ाया गया होगा, तब आपको समझ में ही नहीं आया होगा अरे यार माइनस में कोई चीज कैसे हो सकती है, अरे 2 और -1 को ऐड किया तो 1 कैसे आ गया. लेकिन अब हमें ऑब्वियस लगता है कुछ वैसे ही. ठीक है, या और अच्छा एग्जांपल जैसे 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो समझ ही नहीं आता था क्या साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा है, बट नाउ इट इज ऑब्वियस टू अस, राइट. सो समथिंग लाइक दैट विल हैपन. सो एटलीस्ट आपको कोशिश करना है कि हमारे बेसिक्स क्लियर हो और बेसिक्स की बैकलॉग हमारे पास ना है. ठीक है, तो मेनली तो हमें इसी पर ध्यान देना है क्योंकि अभी करंट चल रहा है.
लेकिन आगे किन चीज़ों पे ध्यान देना है उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी टिप्पणी कर देता हूँ। तो आपकी लेटर क्लास 11th जो रहेगी, ठीक है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, थोड़ी क्या काफ़ी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि आप देखिए उसमें चैप्टर्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए आपका 11th में जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होता है ना पूरी 11th प्लस 12 में, वो मैकेनिक्स ही है, ठीक है, और वो आपका फर्स्ट पोर्शन है, तो इसलिए वो डबल डिफिकल्ट बन जाता है। तो आप मैकेनिक्स में जैसे लेटर पोर्शंस पर जाओगे, आप जैसे ही जाओगे सेंटर ऑफ मास पर, आप जाओगे मोमेंटम पर, आप जाओगे रोटेशन पर, आप जाओगे एसएचएम पर, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होने लग जाएंगी। उसके बाद थोड़ी आसान चीज़ें फ्लूइड वगैरह, लेकिन तब तक क्या है बैकलॉग इतनी बन गई होती है बच्चों की कि वो समझ में आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है। ऑर्गेनिक में भी आपको जीओसी पढ़ाया जाएगा, बहुत बड़ा पोर्शन है, 2 या 3 महीने चलता है, वो भी बहुत फंडामेंटल है, उसके बिना 12th आपकी पूरी ही खत्म है, ठीक है। आपके इवन मैथ्स में भी पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जो थोड़ी सी ऑन द टफर साइड में आती है, ठीक है। फिजिकल में भी थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, टफर साइड में चीज़ें आती है। तो 11th का जो लेटर हाफ है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ टॉपिक्स। 11th का जो फर्स्ट हाफ है वो डिफिकल्ट रहता है बिकॉज ऑफ द सडन चेंज इन लेवल फ्रॉम 10th टू 11th। तो पहले एडवाइस तो ये रहेगी कि आप सेकंड हाफ में जाने से पहले आप रेडी रहो। मतलब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपकी अभी से बैकलॉग रहेगी, लेट्स से आपके एनएलएम तक आपके चीजें क्लियर ही नहीं है, ठीक है, तो आप सेंट्रल मार्क्स तो पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। या आपको जैसे लेट्स से आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म आपको नहीं आता है तो जीओसी में आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। या जैसे आप मोल कंसेप्ट, एटॉमिक, पीरियोडिक टेबल से नहीं सीख के जा रहे हो तो आपको ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ये सब समझ में ही नहीं आएंगे, राइट। तो पहला इसका स्टेप है इसको अच्छा करने का कि आपका फर्स्ट हाफ अच्छा जाए। तो इस पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, सभी बहुत सीरियस होकर पढ़ेगा, क्योंकि देखिए अभी आप लोग हो सकता है मस्ती वाले मूड में हो 10th के बाद, लेकिन आप प्लीज समझ के रखिए कि जो बच्चा अपनी 11th को फुली यूटिलाइज कर देता है ना, वो उसका आधा आईआईटी का काम हो गया है, क्योंकि बच्चे ना 11th ही वेस्ट कर देते हैं अपनी। और आपके पास अभी टाइम है, अभी आपके पास आपकी 11th अभी जस्ट शुरू हुई है। सो प्लीज पुट योर बेस्ट एफर्ट, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू एनी ऑफ यू कि अपनी 11th को प्लीज वेस्ट मत करना। कई बच्चे करते हैं फिर उनको बहुत डिफिकल्टी होती है आगे जाके, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप टू फिक्सिंग योर लेटर पार्ट ऑफ 11th इज टू स्टार्ट वेल। सो ये चीज करेगा। उसके बाद आपको जो सेकेंड हाफ में चीजें पढ़ाई जाती हैं उसमें देखिए आपको क्या है कि टाइम देना पड़ता है काफी। जैसे आप फॉर एग्जांपल जीओसी पढ़ोगे उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, नोट्स को बार बार पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन के भी बहुत टाइप्स होते हैं, बहुत टाइम देना पड़ता है। इक्विलिब्रियम में भी बहुत सारी चीजें, एसिड बेस में इतनी सारी चीजें, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वहां पे ना आपका 70-80% टाइम केवल उन करंट टॉपिक्स में जाएगा, आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि यहाँ पे आप थोड़ा सा रिवीजन को बैक सीट दे सकते हैं, ठीक है। रिवीजन को आप बैक सीट, पीछे की सीट में भेज दीजिए। अभी हम केवल करंट चैप्टर्स जो हैं उन पे ही फोकस करेंगे, और ये अगर हमने पहले से क्लियर किया हुआ है ना स्टार्टिंग के चैप्टर्स, तो हमें रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आपका 11th के बाद जब ब्रेक आएगा ना, तब हमें 1 महीने के आसपास मिलता है बिफोर 12th स्टार्ट, उसमें हम पूरे सिलेबस को खींच के रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन करंट चैप्टर्स पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बाद वाले चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। एक एक चीज आपको आनी चाहिए, जब जब आए कोई डाउट पूछते जाओ, बेसिक लेवल पर ही पढ़ लो लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। और फिर आती है अपनी क्लास 12th, ठीक है। अब देखो क्लास 12th में हमें 2 या 3 चीजें साथ में मैनेज करनी है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर हमें 11th का पूरा रिवीजन भी मैनेज करना है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बाद में वीडियोस बना दूंगा जैसे से आपकी 12th आएगी, बट इसमें हमारा लगभग ये फॉर्मूला रहता है 70% हम करंट चैप्टर्स पढ़ते हैं, 20% हमारा और 30% हमारा बैकलॉग प्लस रिवीजन पर जाता है। अब क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप 11th के अच्छे बच्चे हो, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बैकलॉग ज़्यादा रखोगे नहीं, तो इसलिए मैंने 30% कंबाइंड रख दिया। वरना जिन बच्चों की 11th वीक होती है उनको मैं कहता हूँ 20% बैकलॉग, 10% रिवीजन को टाइम आप देंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप 11th ही अपनी इतनी अच्छी कर लें कि 12th में आपको बैकलॉग रहे ही ना और आप ज़्यादा फोकस कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान देनी है कि 12th में जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है ना, वो पता है क्या होता है, 12th और 11th को साथ में मैनेज करना। क्योंकि 12th में आपके मॉक टेस्ट भी हो रहे होंगे, आपके स्कूल के एग्जाम भी होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम भी होंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस निपट जाए, नवंबर या दिसंबर मैक्स, ठीक है। क्योंकि जनवरी में तो जेई हो जाता है, जनवरी फरवरी मैक्सिमम, फिर अप्रैल में एग्जाम और होता है, उससे पहले बोर्ड आते हैं, फिर जेई एडवांस हो जाता है। तो हमें ये करना है कि नवंबर दिसंबर तक अपना सिलेबस पूरा फिनिश हो जाए, फिर हम जनवरी पूरा रिवीजन करके जेई में तसल्ली से दे पाए, फिर हम एक और रिवीजन करें, बोर्ड दे पाए, एक और रिवीजन करके जेई में दे पाए, और एक फाइनल रिवीजन अच्छे लेवल का करके एडवांस दे पाए। ये अपनी स्ट्रेटजी रहती है, और ये तब हो पाता है जब आपका दिसंबर नवंबर तक सिलेबस हो जाए, ठीक है। तो अब लेकिन आप केवल 12th पर फोकस करो तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि 11th का इतना सारा पोर्शन है। तो अब आपको याद होगा मैंने यहाँ पे कहा था 90% टाइम हम किसको देंगे, करंट चैप्टर्स को। तो अब यहाँ पे हम 10% टाइम रिवीजन को दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लेटर पीरियड ऑफ 11th में आप ये सीखते जाएं कि कैसे रिवीजन और करंट चैप्टर को साथ में हमें बैलेंस करना होता है,
वो आपने कर लिया तो ये 70% करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये थी एक रफ रोड मैप आपकी 11th प्लस 12th कैसी दिखेगी। आई नो मैंने थोड़ा हरी अप किया है क्योंकि पूरी डिटेल में हर चीज़ बताया तो आधे एक घंटे की वीडियो हो जाएगी जो मुझे बनानी नहीं है आपके लिए। तो धीरे धीरे बात करेंगे, सब्सक्राइब रहिए, नोटिफाइड रहिए, आपको मिलती रहेंगी वीडियोज यार, है ना, कोई जल्दबाजी है नहीं। अभी केवल एक चीज़ पे ध्यान देना है आपको, हमें हर चैप्टर की मिनिमम बेसिक्स आने चाहिए और बैकलॉग आपकी किसी भी चैप्टर की बेसिक लेवल पर ना रहे आगे बढ़ते समय। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, आपको और हेल्प चाहिए अपनी जेई प्रेप के लिए तो आप हमारे जेई 2025 के कोर्स में एनरोल हो सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स वो है, एक सिंगल प्राइस पे रहेगा वो कोर्स, आई थिंक सम 9,900 समथिंग कुछ उसकी प्राइस है। उस एक प्राइस में आपको वो पूरा कोर्स आपकी पूरी 11th प्लस 12th प्लस जेई मेन प्लस जेई एडवांस तक चलेगा। ठीक है, तो इतनी कम रेट में पूरी जेई प्रेप फ्रॉम एन ऑल इंडिया रैंकर विथ ऑल मटेरियल, आपको उसमें डीपीपी लेक्चर, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार चीज है वो, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तब भी आप उसको एज अ रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने अपना काफी सारा एक्सपर्टीज डाला है, जो मेरा फर्स्ट रैंक लाने का एक्सपीरियंस था वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो यार एक रैंकर ही बता सकता है कि किस प्रकार का हमें पढ़ाई करना चाहिए फॉर गेटिंग द बेस्ट रैंक। ओके, सो इफ यू वांट दैट रैंक, get the course in the description using the app or the website. ठीक है, so I hope you like this video. Thank you. Good luck.